वह पथ क्या पथिक प्रतिज्ञा क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धार आए प्रतिकूल न हो। जय हिंद दोस्तों, परिश्रम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। जैसा कि आप लोगों को पहले ही सूचित किया जा चुका है कि परिश्रम क्लासेस के द्वारा आप सबके लिए आगामी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 के लिए एक निःशुल्क बैच का आह्वान किया गया है, जिसके कुछ वीडियो आपको मैथ के मिल चुके हैं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं हिंदी विषय के ऊपर। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि उत्तर प्रदेश आगामी भर्ती परीक्षा में हिंदी का सिलेबस क्या रहने वाला है, और उसी के साथ जानेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिसके माध्यम से हम लोग ये समझेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चन का स्तर भी क्या रह रहा है। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को प्रारंभ करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि हिंदी में सिलेबस क्या रहने वाला है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में। देखिए, सबसे पहला आपको दिया गया है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। देखिए, हिंदी सिलेबस में जो हम लोग हिंदी के विभिन्न पाठ्यक्रम को डिवाइड करके पढ़ते हैं, उसको भी थोड़ा समझेंगे कि इसी सिलेबस को अगर हम डिवाइड करें तो किन किन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, पहला दिया है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, यही इसी का नाम कहीं कहीं दे दिया जाता है भाषा साहित्य। दूसरा लिखा है हिंदी वर्णमाला, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक हमेशा ही रहता है। अगला दिया है तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, समश्रुति भिन्नार्थक, वाक्य शुद्धिकरण, जो कि वाक्य भाग का एक अपना भाग रहेगा। अगला टॉपिक दिया है लिंग, वचन, कारक, काल और पुरुष। इसी के साथ में दिया है लेखक व प्रसिद्ध रचनाएं हिंदी भाषा में पुरस्कार। ये जो लेखक व प्रसिद्ध रचनाएं हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे साहित्य के अंतर्गत। इसको हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? साहित्य के अंतर्गत। हिंदी के अंतर्गत आपको पता है कि साहित्य भी हम लोग पढ़ते हैं। अगला दिया है हिंदी भाषा में पुरस्कार, जो भी आपके पुरस्कार रहेंगे, चाहे वो ज्ञानपीठ पुरस्कार हो, चाहे वो साहित्य अकादमी पुरस्कार हो, या सरस्वती सम्मान हो, या व्यास सम्मान हो, वो सब भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा शब्द आपके सामने दिए गए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास और विराम चिन्ह। इसी के साथ है मुहावरे व लोकोक्ति, और तीन टॉपिक जो कि आपके रहने वाले हैं रस, छंद और अलंकार। इन तीनों को हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे, जिसको पढ़ेंगे हम लोग साहित्यिक व्याकरण के अंतर्गत। व्याकरण के अगर दो भाग कर दिए जाए तो एक भाग तो होता है भाषा व्याकरण और दूसरा होता है साहित्यिक व्याकरण। तो हम लोग सबसे पहले साहित्य पढ़ेंगे और उसके बाद उसी साहित्य का व्याकरण यानी कि रस, छंद, अलंकार पढ़ेंगे। उसके बाद एक अपकृत बोध, जिसको हम लोग अनसीन पैसेज कहते हैं, वो भी पूछा जाना है। और उसके बाद कुछ रहेंगे आपके विविध। विविध में आपसे ये पूछा जा सकता है, जैसे अभी हाल ही में एक वीडियो का एग्जाम हुआ जिसमें पूछा गया है कि भारत में जो राजभाषा है हिंदी, उसको किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। तो ये आप जीएस का भी क्वेश्चन मान सकते हैं, लेकिन हिंदी में भी आप विविध के अंतर्गत इस प्रकार के क्वेश्चन रख सकते हैं। तो आपने देखा कि सिलेबस जो है वो मुख्यतः 4 से 5 भागों में डिवाइड है, जिसको एक भाग में हम लोग कह सकते हैं कि व्याकरण का है, दूसरा कह सकते हैं साहित्य का है, तीसरा भाग कह सकते हैं साहित्यिक व्याकरण का है, और चौथा भाग जिसको हम कहेंगे उसको कह सकते हैं भाषा साहित्य। तो वास्तव में जो आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है वो इन्हीं भागों में डिवाइड होकर के पढ़ना है। बेहतर तैयारी के लिए आपको ज्यादा अच्छा है कि आप इस संपूर्णता को एक साथ पढ़ लें, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। अब हम लोग आगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि 18 जून 2018 में ही पूछे गए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन हम लोग बहुत ब्रॉड तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ाया है। जब आपको एक एक इंडिविजुअल टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो उसी के साथ में हम लोग जो विकल्प रहेंगे उन पर भी ब्रॉड रूप में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसमें कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आपको पता होगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। और मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपन्यास सम्राट। ये वो सामान्य बातें होती हैं जो आपको किसी भी क्वेश्चन के साथ रिलेट करके पढ़नी होती हैं, तो इनको कहा जाता है उपन्यास सम्राट। और अगर आपको इस क्वेश्चन को सिलेबस से रिलेट करना है तो इसको कहेंगे कि ये साहित्य से रिलेट करेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? किसी भी शब्द में अगर आपको लिंग निर्धारण करना है कि शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो सबसे बेहतर तरीका है कि आप उन्हीं शब्दों को क्या करिए, उन शब्दों का कर दीजिए वाक्य प्रयोग। अगर आप शब्दों का वाक्य प्रयोग करते हैं
और वाक्य में क्रिया अगर पुल्लिंग रहती है तो शब्द पुल्लिंग होगा, अगर स्त्रीलिंग रहती है तो शब्द स्त्रीलिंग होगा। जैसे इच्छा, तो इच्छा आपको पता है कि इच्छा होती है। दूसरा रक्षा, तो रक्षा भी आपको पता है कि रक्षा की जाती है। और तीसरा शब्द लिखा है योग्यता, तो योग्यता भी हर व्यक्ति में कोई ना कोई योग्यता होती है। लेकिन डी जो ऑप्शन लिखा है, बी ऑप्शन जो आपका लिखा है, सॉरी, वो लिखा है राष्ट्र। और कोई भी देश एक राष्ट्र होता है। तो आपने देखा कि अगर क्रिया पुल्लिंग है तो उत्तर आपका क्या रहेगा, राष्ट्र। तो शब्द पुल्लिंग हो जाएगा राष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, किस शब्द का प्रयोग सदा या सदैव बहुवचन में होता है। ऐसे करके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और ये आपका वचन से रिलेटेड है। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ए वाला विकल्प दिया है लड़का, बी वाला विकल्प दिया है घोड़ा, सी दिया है प्राण और डी दिया है वधु। तो आपको पता होना चाहिए लड़का का बहुवचन होता है लड़के। लड़का का बहुवचन क्या होता है, लड़के। वैसे ही घोड़ा का जो बहुवचन होता है वो होता है घोड़े। वैसे ही घोड़ा का बहुवचन क्या होता है, घोड़े। जो शब्द दिया है वधु, वधु का बहुवचन होता है वधुएं। वधु का बहुवचन क्या होता है, वधुएं। लेकिन जो शब्द आपका प्राण होता है वो सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण और शब्द होता है, जैसे होता है आंसू, तो आंसू का भी प्रयोग सदैव बहुवचन में किया जाता है। वैसे ही प्राण है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ने किस कारक चिन्ह, ने किस कारक का चिन्ह है। तो आपको पता है कि हिंदी व्याकरण में कारक चिन्ह होते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कारक को ही क्या कहते हैं, परसर्ग। ये इनका विशेष नाम होता है कि कारक को ही क्या कहा जाता है, परसर्ग। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कारकों की संख्या कितनी है, तो कारकों की संख्या 8 होती है। और ने जो कारक है ये वास्तव में आपका कर्ता का कारक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सर्वनाम है। सर्वनाम हम लोग विकारी शब्दों के अंतर्गत पढ़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। उसी का क्वेश्चन है, शब्द से इसको रिलेट करेंगे। पहला शब्द लिखा है आपका घर, दूसरा शब्द लिखा है आप, तीसरा लिखा है पहाड़, डी लिखा है नदी। तो जो आपके ये तीनों विकल्प हैं ये आपके संज्ञा है, लेकिन एक जो शब्द लिखा है ये आपका सर्वनाम है। और यही आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से सर्वनाम है, तो उत्तर हो जाएगा आप। और आप सर्वनाम का निजवाचक सर्वनाम का प्रकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेषण है। विशेषण विकल्प ए दिया है लंबाई, बी दिया है बुढ़ापा, सी दिया है समझ और डी दिया है शांत। तो आपको पता है कि लंबाई भी क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। समझ क्या होती है, यह भी भाववाचक संज्ञा होती है। और बुढ़ापा महत्वपूर्ण शब्दों में से एक है, यह भी क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। लेकिन जो शब्द है बी, जिसमें विकल्प दिया है आपका शांत, तो शांत वास्तव में शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। विशेषण होते क्या है, तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं वही कहलाते हैं विशेषण। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक का पहला शब्द है प्रेरणा, और प्रेरणा का अर्थ होता है ज्ञान देना। यानी कि अगर कर्ता स्वयं क्रिया न करके किसी से करवाए तो वही कहलाती है क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। तीन विकल्प आप देखेंगे, ए वाला विकल्प दिया है गिरना, बी दिया है बोलना, सी दिया है सुनाना, डी दिया है कहना। एक में देखते हैं आपकी मध्य वाले वर्णों में केवल कोई भी मात्रा नहीं, एक वर्ण दिया है सुनाना। तो ऐसे करके जो भी आपकी प्रेरणार्थक क्रियाएं होंगी उसमें मध्य में ज्यादातर आपको बड़ा आ की मात्रा मिलेगी, या तो सबसे अंत में शब्दों में एक शब्द मिलता है वाना। जैसे इसी सुनाना से एक शब्द बना होता सुनवाना, या क्रिया होती है धुलना, धुलना से क्रिया बनती है धुलवाना। ऐसे करके सभी क्रियाएं कहलाती हैं आपकी प्रेरणार्थक क्रियाएं। तो उत्तर हो जाएगा आपका सी, सुनाना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल है। आपके सिलेबस में काल टॉपिक भी उपस्थित है, इसलिए काल को भी आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। वाक्य दिया है लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल है सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। क्योंकि बहुत ज्यादा विस्तृत में चर्चा कर नहीं सकते, इसलिए आपको याद होगा, अगर आपने कभी पढ़ा होगा कि अंत में अगर ई है, ए है आदि शब्द आते हैं तो वो काल आपका कहलाता है पूर्ण वर्तमान काल। और इस काल में इस पहचान के अलावा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इसी पूर्ण वर्तमान काल का एक नाम होता है सन्निहित वर्तमान काल या सन्निकट वर्तमान काल। सन्निकट वर्तमान काल या वर्तमान काल को ही परिवर्तित कर देते हैं किसमें, भूतकाल। अगर कोई क्रिया
वर्तमान काल में तुरंत पूर्ण हुई होती है, तो वही भूतकाल में जब पहुंचती है तो उसको कहते हैं सन्निकट भूतकाल, और ये पूर्ण वर्तमान काल का ही दूसरा नाम होता है। तो आपको किताबों में ये मिल जाएंगे, आप अगर इस टॉपिक को कभी पढ़े हो। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। अगर आपने शब्द पढ़े होंगे तो आपको पता है कि तद्भव और तत्सम भी पूछे जाते हैं। शब्द लिखा है कि तद्भव शब्द है, ए लिखा है अचरज, बी लिखा है अंधकार, सी लिखा है अंगरक्षक, डी लिखा है आशा। कुछ महत्वपूर्ण शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें केवल आप कुछ ही वर्णों से ये निश्चित कर लेंगे कि वो शब्द तत्सम होगा या तद्भव। जैसे किसी भी वर्ण में अगर आपको संयुक्त वर्ण मिल जाए तो वो शब्द आपका तत्सम होगा। अगर कहीं आपको केवल अनुस्वार मिल जाए तो भी ज्यादा चांस है कि वो शब्द आपका संस्कृत का होगा, अर्थात तत्सम होगा। और अगर कहीं आपको तालव्य सा मिल जाए तब भी ज्यादा चांस है कि वो शब्द आपका तत्सम होगा। तो अगर आपको ये तरीके पता है तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि अचरज। दूसरा, या तो आपको उत्तर पता होना चाहिए, जैसे अंगरक्षक का होता है अंगरखा, अंधकार का होता है अंधेरा, और आशा का होता है आस। तो इसलिए बाकी तीन तत्सम हो जाएंगे, तो एक ही शब्द तद्भव रहेगा और वो हो जाएगा ए, यानी कि अचरज। वास्तव में अचरज का तत्सम होता क्या है, तो वो होता है आश्चर्य। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शीत का विलोम होगा। शीत का समानार्थी क्या होता है, ठंड। शीत का क्या होता है, ठंड। तो ये तो समानार्थी हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि उत्तर इसका क्या हो जाएगा, उष्ण, क्योंकि उष्ण का अर्थ क्या होता है, गर्म। तो शीत और उसी का विलोम क्या हो जाएगा, उष्ण। तो उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प बी। ये भी बहुत पूछा जाता है। कृष्ण का विलोम होता है शुक्ल। कृष्ण का विलोम क्या होता है, शुक्ल। और ये भी इंपॉर्टेंट शब्दों में से एक है, तो आपको ये शब्द भी याद रखने हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कर का अर्थ नहीं है। अनेकार्थी शब्दों में से क्वेश्चन पूछा गया है। कर का अर्थ नहीं है सूर्य, हाथ, किरण, टेक्स। तो आपने कर का पढ़ा होगा। एक होता है कर, जैसे कर का अर्थ क्या होता है, हाथ। दूसरा आपने कर पढ़ा होगा कि कर का अर्थ क्या होता है, टेक्स। एक कर का अर्थ क्या होता है, किरण। लेकिन सूर्य कर का अर्थ नहीं होता, और यही आपसे पूछा है कि कौन सा अर्थ नहीं है, तो उत्तर आपका हो जाएगा कौन सा, सूर्य। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा। एक शब्द आपसे पूछे गए हैं वाक्यांशों के लिए, एक शब्द। जो कठिनाई से मिलता, उसके लिए एक शब्द जो प्रयोग किया जाता है वो शब्द होता है दुर्लभ। वो क्या होता है, दुर्लभ। सुलभ क्या होता है, जो आसानी से प्राप्त हो जाए। अगम कोई शब्द होता नहीं है। दुर्गम शब्द होता है जहां जाना कठिन हो या दुर्लभ हो, वो कहलाता है दुर्गम। ये अगम शब्द वास्तव में होता है आगम। और आगम होता क्या है, तो जो जैन जो साहित्य होते हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है शब्द आगम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनिल, अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। ये क्वेश्चन आपका समश्रुत भिन्नार्थक वाले टॉपिक से आया है। तो आपको पता है कि इस अनल का अर्थ होता है आग या अग्नि। इस अनिल का अर्थ होता है हवा या तो वायु। तो पहले का अर्थ वायु हो जाएगा, और वायु और हवा ए वाले विकल्प और सी में दिया है, लेकिन अनल का अर्थ अग्नि होता है, तो उत्तर आपका हो जाएगा ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पराजय में उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होते हैं, किसी भी मूल शब्द के अगर आगे कोई शब्द जुड़ता है तो उसको कहते हैं उपसर्ग। बाद वाला शब्द अगर हम तोड़ दें तो शब्द आता है जय, तो बच क्या जाएगा, तो शब्द बच जाएगा परा। इस शब्द में दिया गया जो उपसर्ग होगा वो क्या हो जाएगा, परा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखावट में प्रत्यय, जैसे मूल शब्द के कोई आगे शब्द जुड़े तो उपसर्ग, वैसे ही मूल शब्द के पीछे अगर कोई शब्द जुड़े तो वो कहलाता है प्रत्यय। लिखावट शब्द लिखना क्रिया से बना है, और इसी लिखना क्रिया से शब्द बनता है लिखा। शब्द क्या बनता है, लिखा। और इसी लिखा में अगर हम आवट प्रत्यय जोड़ दें तो वो शब्द बनता है लिखावट। तो दिए गए शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा लिखावट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, महोत्सव का संधि विच्छेद कीजिए। तो महोत्सव आपका गुण स्वर संधि का उदाहरण है, और उसका जो संधि विच्छेद होता है वो होता है महा प्लस उत्सव। आपको बताएंगे कि कौन से योग से कौन सा परिवर्तन होता है। वैसे देख भी सकते हैं कि बड़ा आ का योग अगर उ से हो रहा है तो परिवर्तन ओ में होगा, जो कि गुण स्वर संधि का उदाहरण है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध है। ये वाक्य संशोधन से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका वाक्य संशोधन मैंने के स्थान पर क्या होना चाहिए, होना चाहिए मुझे। मुझे घर जाना था, वास्तव में ये शुद्ध वाक्य होगा, इसलिए उत्तर आपका क्या हो जाएगा, विकल्प ए, मैंने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, देशभक्ति में समास है।
तो देशभक्ति का अगर हम लोग समास विग्रह करते हैं तो शब्द आपका बनेगा देश के लिए भक्त, देश के लिए भक्त। और मध्य में अगर किसी कारक चिन्ह का आगम होता है तो वो समास कहलाता है आपका तत्पुरुष समास। तो उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोली चलाई जाती है में कौन सा वाच्य है? ये वाच्य बहुत से लोगों को समझ में नहीं भी आता है, लेकिन जब हम आपको पढ़ाएंगे तो बिल्कुल नेचुरल तरीके से पढ़ाएंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। फिलहाल इसका उत्तर देख लेते हैं कि गोली चलाई जाती है, इसका अर्थ यह है कि अगर क्रिया कर्म के द्वारा की जा रही है या क्रिया का प्रभाव कर्म के ऊपर पड़ रहा है तो वाच्य आपका कहलाता है कर्मवाच्य। जबकि इसके विपरीत अगर कर्ता पर प्रभाव पड़ता तो वो वाच्य कहलाता कर्तृवाच्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी कर्मवाच्य। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अव्यय है। अव्यय का एक दूसरा भी नाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं अविकारी। और अविकारी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष इन सब का प्रभाव ना पड़े वो कहलाते हैं अव्यय। इस शब्द में देखेंगे अगर विकल्पों में तो ए लिखा है आपका प्राचीन, बी लिखा है मोटा, सी लिखा है गरीब और डी लिखा है और। तो अगर प्राचीन या गरीब या बी यानी कि मोटा की बात करें तो आपको पता है कि इनको लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन एक शब्द जो आपका लिखा हुआ है और इसमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं कर सकते, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा और यही क्या कहलाएगा? अव्यय। अगर प्रकार की बात करें तो आपका वो समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आएगा, जो कि हम लोग जब टॉपिक पढ़ेंगे तो विस्तृत चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है, तो लगभग लोग इससे परिचित रहते हैं। पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है? विकल्प सी। दूसरा इसके साथ आपको एडिशनल जानकारी क्या याद रखनी है कि वास्तव में जो हिंदी का एकमात्र मूल चिन्ह माना जाता है वो यही एकमात्र हिंदी मूल चिन्ह अगर आपसे कभी पूछा जाए तो वो केवल और केवल क्या है? पूर्ण विराम। बाकी जितने भी चिन्ह है वो सब अंग्रेजी से ही लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है। निर्दोष होना, दोषी होना, पाप करना, चोरी करना। तो दूध का धुला होना भाव समझ पा रहे हैं आप, इसका अर्थ क्या है? निर्दोष होना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ है। शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, बुद्धि संपन्न आदमी चालाक होता है। तो चालाकी की कहीं बात की नहीं गई है। जिसकी लाठी, लाठी का अर्थ यहाँ किससे है? शक्ति से है। और उसकी भैंस यानी का अर्थ यह है कि वो अपना काम बना ही लेगा। तो उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प भी, शक्तिशाली संपन्न आदमी अपना काम बना ही लेता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर रस का स्थायी भाव है। आप रस, छंद, अलंकार भी पढ़ेंगे तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। इस पर चर्चा भी हम लोग करेंगे जब टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? ये आपको पता है कि टॉपिक का नाम है आपका छंद, उसी से क्वेश्चन पूछा गया है। दोहा के प्रथम चरण, तो दोहा के संबंध में जो परिभाषा आपको बताई जाती है वो बताई जाती है कि पहले और तीसरे चरण इन्हीं को कह दिया जाता है विषम चरण। और जो विषम चरण होते हैं इनमें मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 13-13। जबकि इसके विपरीत जो आपके होते हैं सम चरण, उन सम चरण का अर्थ है कि दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती है कितनी? 11 और 11। तो अगर आपसे इसका उत्तर पूछा जाए तो प्रथम चरण में मात्राएं कितनी हो जाएंगी? 13। विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है? अलंकार आप लोग पढ़ेंगे, टॉपिक का नाम क्या है? अलंकार। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक तो शब्दालंकार और दूसरे अर्थालंकार। आपसे पूछा गया है कि शब्दालंकार कौन सा है, तो उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, ये तीनों ही आपके अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। जबकि अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, ये सभी आपके शब्दालंकार होते हैं। इसलिए उत्तर आपका हो जाएगा विकल्प बी यमक अलंकार। वैसे भी एक जो कहावत आपको बताई जाती है, उदाहरण, कनक कनकते 100 गुनी, माँ दत्ता अधिकाय, बा पाए बौराय जग, बा खाए बौराय, लगभग लोगों को याद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तालव्य ध्वनि है। तालव्य का अर्थ है कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में ताल को जीवा टच करे।
तो आपसे विकल्प ए पूछा गया है। विकल्प ए है टा, बी है पा, सी है सा और डी है का। तो तालव्य ध्वनि से उच्चारित होने वाला वर्ण है सा। इस सा को क्या कहते हैं? इस सा को कहते हैं तालव्य ध्वनि या तो तालव्य वर्ण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? घोषत्व के आधार पर दो प्रकार के वर्ण होते हैं, एक तो अघोष और दूसरे सघोष। जो वर्गीय व्यंजन आपके होते हैं, वर्गीय व्यंजन जिनकी संख्या होती है 25 और ये होते हैं का से लेकर के मां तक। इन 25 में जो 5 वर्ग होते हैं उनके पहले और दूसरे जो वर्ण होते हैं वही कहलाते हैं अघोष वर्ण। और आपको पता कि का वर्ग का प्रथम वर्ण कौन सा है? का, इसलिए यही क्या हो जाएगा? अघोष। बाकी सभी आप देखेंगे ये है तीसरा वर्ण, ये है भी तीसरा वर्ण और ये भी कैसा वर्ण है? तो आपको पता है का, खा, गा, घा, ये वर्ण कौन सा हो जाएगा? चौथा। तो ये भी क्या हो जाएगा? सघोष। तो उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है? इससे पहले भी एक लिंग का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो हमने बताया कि वाक्य प्रयोग के माध्यम से चेक करेंगे हम लोग। तो उपहार दिया जाता है, मस्तक होता है, ग्रंथ लिखा जाता है, लेकिन रचना की जाती है। यही शब्द क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग, क्योंकि इसके वाक्य प्रयोग में क्रिया क्या रहती है? स्त्री। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अनसीन पैसेज है, अपठित गद्यांश है। और अपठित गद्यांश पढ़ने के लिए आपको ज्यादा अच्छा है कि उस गद्यांश को पढ़ने से पहले उसके क्वेश्चन पढ़ लिए जाए, ताकि आपको जो एक आध शब्द मिल सकते हैं उनके माध्यम से आप थोड़ा बहुत अंडरलाइन भी कर पाए। देखते हैं, पहले क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है खेलों में निर्धन, खेलों में, ये इरेज कर देते हैं, दिया गया है आपका खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए हैं। और अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है। ये जो क्वेश्चन है इसके माध्यम से हम लोग हिंट ले लेंगे पैराग्राफ में। खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसका रीजन आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है। अगला क्वेश्चन वो आपका चेंज हो जाएगा, इसलिए अब हम लोग क्वेश्चन समझ लिए, अब पढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। तो गद्यांश पढ़ते हैं। भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी न थी। सरकारी प्रयासों से काफी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए, वह क्षेत्र है खेलों का। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों से हम ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी खेल कूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं। कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों में गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? एक ओर सरकार की उदासीन दोषपूर्ण सरकारी नीतियां हैं, तो दूसरी ओर विभिन्न खेल संघों की गुटबाजी। खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं एवं प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव या कुछ और प्रतिभागियों में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि खेल कूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते। अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं है, अभाव है तो लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंहतोड़ जवाब देने वाले जीवन का। देखते हैं, पूछा है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। तो अगर आप इसको सही से पढ़े हैं तो विकल्प ए दिया है स्वतंत्रता प्राप्त, तो कहीं स्वतंत्रता प्राप्त का जिक्र नहीं किया गया है। बी दिया है खेलों का गिरता स्तर, तो हाँ स्तर के बारे में बात की गई है। सी लिखा है ओलंपिक पदक, तो ओलंपिक पदक के बारे में भी बात की गई है, लेकिन केवल जीत और हार से है, तो शीर्षक तो नहीं हो सकता। डी दिया है राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं, तो कोई भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता का भी उल्लेख इसमें किया नहीं गया है, तो इसलिए इसका उपयुक्त शीर्षक जो हो सकता है वो हो सकता है खेलों का गिरता स्तर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए हैं क्योंकि वहां है आपसी गुटबंदी, खिलाड़ियों की उपेक्षा, दोषपूर्ण नीतियां, खेलों का राष्ट्र सम्मान।
तो आपसी गुटबंदी तो नकारात्मक प्रभाव डालेगी, गिरते स्तर का कारण भी बताई गई है, खिलाड़ियों की उपेक्षा की बात की नहीं गई है, दोषपूर्ण नीतियां भी बताई गई हैं, लेकिन वो क्या हो जाएगी, खेलों का स्तर का कारण हो जाएगा। तो ये लिखा है कि यहां इसका उत्तर हो जाएगा खेलों का राष्ट्र सम्मान, क्योंकि इसी के कारण अन्य देश हमसे विभिन्न खेलों में आगे हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है, तो 3 कारण बताए गए हैं। एक तो सरकार की दोषपूर्ण सरकारी नीतियां, दूसरा कारण बताया गया है खेल संघों की गुटबाजी, और तीसरा कारण बताया गया है कि सुविधाओं एवं प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव। विकल्प देखते हैं, तो सुविधाओं का अभाव ये भी हो जाएगा, संघों की गुटबाजी ये भी हो जाएगा, खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान ये नहीं होगा, दोषपूर्ण नीतियां ये भी कारण हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि कारण नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है अभ्यास करने का, तो अभ्यास करने का तो पड़ेगा नहीं, खिलाड़ियों को सुविधा देने से यह भी नहीं होगा, आपसी गुटबंदी होने से, तो इस पूरे गद्यांश में इसका तो उल्लेख किया गया है, खिलाड़ियों को सम्मान देने से, तो सम्मान देने से नकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, तो उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, आपसी गुटबंदी होने से, जिसका उल्लेख भी किया गया है संघों की गुटबाजी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है, तो इसमें सबसे पहले ही बताया गया है कि एक उपलब्धि अब तक पिछड़ी है, और वह क्षेत्र है किसका, खेलों का, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प सी, उत्तर हो जाएगा खेल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी के रचनाकार है, कामायनी महाकाव्य है और जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध महाकाव्य है जिसका नाम क्या है, कामायनी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका साहित्य से रिलेट करेगा। अगला क्वेश्चन भी साहित्य से ही है, गोदान किसका उपन्यास है, तो अगर आपने इस पूरे सेट को ध्यान से पढ़ा होगा तो सबसे पहला क्वेश्चन भी प्रेमचंद जी से ही संबंधित था, और यहां भी प्रेमचंद जी से पूछा गया है कि गोदान किसका उपन्यास है, तो उपन्यास है प्रेमचंद जी का, और इनको कहा जाता है उपन्यास सम्राट। उपन्यास सम्राट भी किसको कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है, तो बीजक कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है। कबीरदास के एक शिष्य थे जिनका नाम क्या था, धर्मदास, इन्होंने ही कबीरदास की 3 रचनाएं, जिसमें एक रचना है साखी, दूसरी रचना है सबद, और तीसरी रचना है रामायणी, इन तीनों को एक ही उल्लेख में संकलित कर दिया और उसका नाम दे दिया गया क्या, बीजक। तो कबीरदास की रचनाओं का संग्रह क्या कहलाएगा, बीजक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता हैं, तो अंधेर नगरी नाटक के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्हें गद्य प्रवर्तक भी कहते हैं या गद्य का प्रवर्तक भी कहते हैं, और आधुनिक काल के जो निर्माता कहे जाते हैं वो भी कहे जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसी के साथ क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं, क्योंकि आपको पता है जो उत्तर प्रदेश का सिलेबस है उसमें हिंदी के कुल 37 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जिनमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होने वाले हैं, 37। प्रीवियस ईयर कराने का एकमात्र कारण यह था ताकि आप जांच पाएं कि जो आपका 2018 फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था 18 जून को, उसका स्तर क्या था, और उसी के साथ आपको अपनी तैयारी का लेवल कौन सा रखना है। ये जितनी भी आपकी क्लास हुई है, इन सब पूरी क्लास का पीडीएफ लेने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन हो जाना है, जिसका जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, और इसी जोश के साथ आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।